कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, यानी जब न्यूक्लियस के ये हुआ न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ये कितनी एनर्जी रखेगा, इसकी एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे जब ये एक ही ऑर्बिट में घूम रहा हो। क्योंकि बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब कितनी होगी द वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो देखते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ई टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा हुआ इक्वेशन 1। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से है क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो ये हम लिख सकते हैं कि अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी डिराइव करते हैं, फिर आके पोटेंशियल एनर्जी, फिर दोनों की वैल्यूज इधर लगाएंगे इक्वेशन 1 में और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। अब हम जब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें हमने v² की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो यहाँ से हम v² को हटाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम करना इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इस वजह से v² की वैल्यू उधर से ला के इधर हम लगाएंगे। दैट इज़ v² इज इक्वल टू ze² डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट rm। ये हुई v² की वैल्यू जो हमने इक्वेशन में डिराइव की थी रेडियस ऑफ रिएक्शन उसमें एटम में। अब यहाँ पे इस v² की वैल्यू इक्वेशन 2 में लगा दें तो पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² की जगह वैल्यू आ जाएगी ze², यानी दिस v² हम पुट करेंगे यहाँ से लगा के इधर लगा देंगे। सो वी विल गेट दी वैल्यू इज दैट ze² divided by 4 pi epsilon naught rm. Now this m cancels with this m and we are getting kinetic energy is equal to ze² divided by 2 into 4 8 pi epsilon naught r। ये हुआ हमारा इक्वेशन 3। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ पे ये हुआ इक्वेशन 4। नाउ mg is weight of a body and weight is a type of force। यानी ज़मीन पे कोई भी बॉडी अर्थ उसे अट्रैक्ट करता है तो उसका वेट हो गया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस विद ए फोर्स नोन एज कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स की वैल्यू जो थी वो ये थी कि F कूलम इज इक्वल टू ze² डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट r²। तो कूलम की ये वैल्यू यहाँ से उठा के
हम इस mg की जगह लगाएंगे बिकॉज दिस mg इज टाइप ऑफ फोर्स एंड द फोर्स हैज़ दिस वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें पुट करेंगे तो वी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू z e square divided by 4 pi epsilon naught r square multiplied h. Now ये जो h है this is equal to the height, so the height of electron from the nucleus is its radius. तो हम h और r को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो ये h स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो द फाइनल इक्वेशन वी आर गेटिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अब नेगेटिव का इजाफा क्यों हुआ? तो नेगेटिव का इजाफा इसलिए हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is decreasing due to continuous attraction of nucleus. तो इस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग होगी. तो ये हमारा हुआ इक्वेशन. ऊपर हमने इक्वेशन 4 लिखा, तो ये फाइनल हुआ इक्वेशन 5. अब हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दिस वन और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दिस वन, ये अब उठा के हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. तो काइनेटिक एनर्जी z e square 8 pi epsilon naught r. Now equation is that total energy of electron equals to kinetic energy plus potential energy. अब kinetic energy की वैल्यू जो हम डिराइव कर चुके हैं तो वो हो जाएगा ओवर हियर. आप इसको देख सकते हो. काइनेटिक एनर्जी जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. सो यहाँ पे हो जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हियर इज माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ओके, ब्रैकेट ख़त्म कर दें तो जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अब इस इक्वेशन का एलसीएम ले लें. टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अच्छा, अब ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जब हम इसके साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम का जो तरीका है वो समझ जाता हूँ. तो ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये सारा इसके साथ ख़त्म हुआ. सो यू गॉट ओवर हियर जेड ई स्क्वेयर माइनस इसके साथ इधर मल्टीप्लाई करोगे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, बाकी पाई पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट आर. सो यू विल गेट 2 जेड ई स्क्वेयर. तो ये हुआ इनका एलसीएम. तो एलसीएम लेने के बाद अब फाइनल इक्वेशन हमारे पास जो एनर्जी का मिलेगा, एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर माइनस 2 जेड ई स्क्वेयर. अब इनसे हमें मिल जाएगा माइनस जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर.
दिस इज इक्वेशन 6। अब हम r की वैल्यू जो हमने डिराइव की थी वो यहाँ पे लगाएंगे, तो इज r इज इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय z e स्क्वेयर पाई m, z e स्क्वेयर पाई m। अब एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू जो रेडियस है उसकी ये वैल्यू ऊपर इक्वेशन 6 में लगा दें, तो पुटिंग इन इक्वेशन 6, पुटिंग फॉर r इन इक्वेशन 6 हमें मिल जाएगा E एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर की जगह अब ये वैल्यू हम लगा देंगे, दिस वन, तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वेयर पाई एम। अब इस इक्वेशन को फर्दर जब हम अरेंज करेंगे तो अरेंज से ये हो जाएगा कि एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वेयर, और ये जो डिनोमिनेटर पे हैं जेड ई स्क्वेयर पाई एम आर, ये ऊपर नोमिनेटर बन जाएंगे, तो जेड ई स्क्वेयर पाई एम डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर और एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखें, अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर जाएंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है कि पाई कैन बी कैंसल्ड विद पाई अबाव, और बाकी कोई ऐसी नहीं है जो कैंसिल होगा। तो हम फाइनल इक्वेशन की तरफ आते हैं, तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू माइनस z into z, that becomes z square, e square into e square becomes e power 4 or m, divided by 8 epsilon naught into epsilon naught, ये हुआ epsilon naught square n square और h square। आज इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो E equals Z square, that is atomic number, divided by n square, that is number of the orbit, into हो जाएगा माइनस E power 4m divided by 8 epsilon naught square h square। तो ये हुआ किसी भी एटम में nth ऑर्बिट की एनर्जी मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जस्ट पुटिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम और डिवाइडेड बाय कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो उसका स्क्वायर लेके ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा। अब इसी इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट्स हैं, वो हैं ये E4m डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught square and h square, all these are constants। यानी जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1.602 into 10 power -19 कूलम, और इसका लो पावर 4। फिर उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो है 9.1 into 10 power -31 किलोग्राम, और डिवाइडेड बाय 8 अपनी जगह पे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.84 into 10 power -10 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, तो ये उसकी वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट की। और फिर जो है प्लांक्स कांस्टेंट तो वो है 6.64 into 10 power -34 जूल सेकेंड, और उसका स्क्वायर लो। तो ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, वो होगा 2.18 into 10 power
-18 जूल पर एटम। तो ये इन सारे कांस्टेंट्स की हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। तो अब ऊपर एनर्जी वाला इक्वेशन कुछ यूँ हो जाएगा कि एनर्जी इज इक्वल टू z² डिवाइडेड बाय n² into -2.18 into 10 power -18 जूल पर एटम। लेकिन केमिस्ट्री में हमारी ज़्यादातर कैलकुलेशंस उसमें किलो जूल पर मोल इस्तेमाल करते हैं। तो यहीं ऊपर वाली वैल्यू अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू किलो जूल पर मोल में मिलेगी। तो ये अगर -2.18 इंटू 10 पावर -18 जूल पर एटम, इसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें 6.02 इंटू 10 पावर 23 और डिवाइड कर दें 1000 पे, डिवाइडेड बाय 1000, तो आपको मिल जाएगा 1312.36 किलो जूल पर मोल आपको ये वैल्यू मिल। तो हमारा ऊपर इक्वेशन बना कि एनर्जी इज इक्वल टू z² डिवाइडेड बाय n² इंटू 1312.36 किलो जूल पर मोल। तो अब ये इक्वेशन है किलो जूल पर मोल में। अब हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1। तो फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो ये इक्वेशन हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू 1312.36 डिवाइडेड बाय n² और किलो जूल पर मोल। ये अब हाइड्रोजन के लिए स्पेशली, बाकी एटम्स के लिए नहीं होगा क्योंकि उसमें Z जो है वो चेंज होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ हाइड्रोजन पे 1 है तो 1 में बस यही वैल्यू उसके पास रहेगी। सो ये अब हम हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर हम इससे रिलेटेड हाइड्रोजन्स के लिए कैलकुलेशंस करें तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन है तो ये हम लिख देते हैं कि E1 फॉर हाइड्रोजन इन द फर्स्ट ऑर्बिट -1312.36 डिवाइडेड बाय 1²। तो इज इक्वल टू आंसर यही आएगा -1312.36 किलो जूल पर मोल। अब अगर हाइड्रोजन के लिए सेकेंड ऑर्बिट में कैलकुलेट करें तो E2 हो जाएगा -1312.36 डिवाइडेड बाय 2²। तो मीन्स के 4 पे ये डिवाइड होगा और 4 पे डिवाइड होके -328.32 किलो जूल पर मोल। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जब वो सेकंड ऑर्बिट में हो। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट के लिए E3 इज इक्वल टू -1312.36 डिवाइडेड बाय 3²। तो ये सॉल्व करके आपको मिलेगा -148.92 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह आप फोर्थ ऑर्बिट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह ये हाइड्रोजन के एनर्जीज हैं जो एक ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट में आपको मिलती है। फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में, उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब फोर्थ में तो E4 हो जाएगा और वो हो जाएगा -1312.36 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, तो हो जाएगा 82.02 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब इस डेटा से हमें एक क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, तो यहाँ पे देखें, एज वी आर कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस टूवर्ड्स द आउटसाइड, यानी शेल फर्स्ट से शेल फोर तक जब या दूर तक जाते हैं, द एनर्जी इज इंक्रीजिंग, यानी -1312 और -82, तो -82 बड़ा है। तो इससे हमें एक ये रिज़ल्ट मिलता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases as we go away from nucleus। ठीक, न्यूक्लियस से जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी क्लोजर टू द न्यूक्लियस तो उसकी एनर्जी कम होगी। यहाँ पे है तो एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाता रहेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे होगी लो एनर्जी और यहाँ पे हो जाएगी हाई एनर्जी। ये प्रैक्टिकली ऊपर हमें कैलकुलेशन से मिला। अच्छा, ये तो हुआ एक ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर हम देख लें और ऐसा कर दें कि एनर्जी में डिफरेंस देखते जाएं, यानी E2 माइनस एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट, फिर देख लो कि E3 एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट, फिर एनर्जी इन द फोर्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू आप देखोगे तो इधर भी चेंज इन एनर्जी आपको मिलेगा। सपोज हुआ ये चेंज 1, ये हुआ सपोज चेंज 2 और ये हुआ चेंज 3। तो आपको ये मिल जाएगा कि जितना हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेस, यानी चेंज इन एनर्जी E1 विल बी ग्रेटर देन चेंज इन एनर्जी E2 एंड विल बी ग्रेटर देन चेंज इन एनर्जी E3। तो ये इस तरह से एक पॉइंट ये आपको मिलेगा। तो ये होगा कि E2 माइनस E1 ये चेंज ज़्यादा होगा, देन E3 माइनस E2, और E3 माइनस E2 ज़्यादा होगा देन E4 माइनस E3। तो ये ऑब्जर्वेशन जो हमें इधर से कैलकुलेशन से मिल रही है, तो वो इस फॉर्म में आपसे MCQs में कुछ और पॉइंट में आपसे पूछा जा सकता है। वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट की, तो उसमें अब हम ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है और सेकंड ऑर्बिट में, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करो, फिर थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट का डिफरेंस मालूम करो, और फिर फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस मालूम करो। तो आपको मिल जाएगा कि जो पहला वाला डिफरेंस है वो ज़्यादा आएगा कंपेयर टू द सेकंड वन, और वो ज़्यादा आएगा कंपेयर टू द लास्ट वन। तो ये था अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट।